यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देना होगा। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करे और उसको इस योग्य बनाए कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देता, परंतु जब से हम स्वतंत्र हुए हमने पहले विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें, तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, स्वाभाविक ही है। अंग्रेज़ों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ, उस समय उन्होंने और सब चीज़ों के साथ साथ एक काम और किया, जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहाँ एक ओर अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था, वहाँ दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीं। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचानकर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप हो भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, पर संसार के और बड़े बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं, या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका
परिणाम भयंकर हो सकता है। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं।